हेलो एवरीवन। आज अब हम लोग जहाँ तक अपना देख चुके थे कि मतलब कैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखा था। ठीक है, अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसा देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव भी किया, सभी चीज किया। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं अपनी हेडिंग डालता हूं आज के लेक्चर की, कौन से, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग इसे देखना स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से वेक्टर के फॉर्मेट में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ये टॉपिक बिल्कुल भी नीट के हिसाब से नहीं, बिल्कुल भी मेंस के हिसाब से नहीं। ये डायरेक्टली जब पूछा जाएगा तो एडवांस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मेंस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। नीट के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, और अगर आएगा भी तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए आएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। ठीक, पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो देखो, एकदम इजी सा है। हमें रिफ्लेक्टेड रे के लिए एज्यूम करना है, सारी चीजें हमें क्या फाइंड करनी है, रिफ्लेक्टेड रे के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तरह से हम इंसिडेंस के लिए भी फाइंड कर लेंगे, हमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लेकिन पहले हम रिफ्लेक्शन के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो, और तो और, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई इंसिडेंट रे है, तो वो कहाँ से हो रही होगी, इनफाइनाइट से कहीं से आ रही होगी, बहुत लंबी डिस्टेंस से। तो हम उसके डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, और अगर उसकी डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हम उसके कौन से वेक्टर को कंसीडर कर रहे होंगे, यूनिट वेक्टर को लेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है कि कितने दूर की डिस्टेंस को ट्रेवल करके आ रही है, हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन से लेना देना है। ठीक, तो मैं क्या किया कि सबसे फर्स्ट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से कोई एक मेरे पास कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस तरह से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, एक इंसिडेंट रे है जो कि कहीं बहुत दूर से चलते हुए चली आ रही है। ठीक, और इस तरह से इस सरफेस को इस पॉइंट पे टच कर रही है। ये पॉइंट इसका कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक, अब वेक्टर है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। एक एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब इन द सेंस ऑफ किसके डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन पे लेंगे, किसके, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टेंजेंट की डायरेक्शन पे, और एक कौन सा लेंगे, नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो इसे मैं एन कैप कह लेता हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में एन कैप है नॉर्मल की डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को मैं कौन सा कह लेता हूँ, इसके टेंजेंट है। तो इधर पूरा टेंजेंट होगा, तो एक टेंजेंट की कार्टेशियन फॉर्मेट में जो देखते हो आप, तो इस पूरे टेंजेंट को मैं क्या कह देता हूँ, टी कैप कह देता हूँ। ठीक, अब ये इंसिडेंट रे इससे कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, जो कि क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। तो आई कैप और जे कैप से मैं बचता हुआ थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एंगल कौन सा है, मेरे पास थीटा है, इतना मैं लिख सकता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद वापस से इसी मीडियम में चला जाएगा, बट जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और कुछ इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करते हुए आगे चला जाएगा। ठीक, और ये भी एंगल किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास एक ई आई कैप ले लेता हूं। ठीक, ये कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंस रे, यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से ये कौन सा होगा, ई आई कैप। ठीक, ये इंसिडेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इंसिडेंट वेक्टर तो यहां से आ रहा है,
यूनिट वेक्टर मतलब इस डायरेक्शन पे है, मुझे सिर्फ उसकी डायरेक्शन चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं कि वो कितनी दूर से आ रही है। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर कौन सा, ई आर, क्या यही होगा। तो मैं इसे लिख देता हूं कि मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ई आर क्या, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यही होगा। ठीक, दो चीज आप देख कि ये कैसा होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे, यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यही चीज होगी। ठीक, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी चीज आपने देख लिया, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं। ठीक, इससे हम टेंजेंट लेंगे और ये कौन सा होगा, एन। आप अच्छे से देखो, ई आई जो है ये दो डायरेक्शन पे आपको दिखेगा। एक किसकी डायरेक्शन पे, इसके दो कंपोनेंट होंगे। मैन अपने पास कौन सा है, हमेशा हमारा फिक्स है ये टेंजेंट और नॉर्मल, सरफेस ये है। सरफेस से तो आप सारे एंगल को देख रहे हो कि सरफेस के नॉर्मल से ही इसका एंगल कितना है, थीटा, और इधर कौन सा, थीटा। तो आपके पास ये पता चला कि हमें ये कौन सा है, ये ई आई कैप। ठीक, इसी तरह से एक इसके अलोंग, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस इंसिडेंट यूनिट वेक्टर के दो मेरे पास कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग ऑफ नॉर्मल और एक कैसा होगा मेरे पास, टेंजेंट के अलोंग। ठीक, तो इसके अलोंग जो देखने को मिलेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ई आई कैप का कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ई कैप, ई आई कैप की वैल्यू कितना होगा मेरे पास, एक कॉस थीटा और एक हो जाएगा ई, बोलो आई के लिए कौन सा, ई आई कैप के लिए कौन सा, साइन थीटा। ये चीज देखने को मिलेगी। सिमिलर आपको रिफ्लेक्टेड भी देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए कौन सा होगा, ई आर कैप का कौन सा हो जाएगा, ये साइन टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, कि नहीं 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 नहीं, ये कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, ई आर कैप का कॉस थीटा। इतनी चीज दिखेगी। अब अगर आप बहुत अच्छे से सारी चीजें देखते हुए गए, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात एकदम 100% पता होगी कि अगर मेरे पास ये रहता था, तो याद करो, अगर मैं ये लिखा कि x वेक्टर है, या फिर एजम्पशंस करो कि r वेक्टर के दो कंपोनेंट लिखते थे, कौन सा लिखते थे, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, इस तरह से कुछ लिखते थे। एकदम उसी तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। i कैप क्या रिप्रेजेंट करता था कि मेरे पास है r cos थीटा किसके अलोंग में, i कैप के अलोंग पे, और r sin थीटा किसके अलोंग में, j कैप के अलोंग, मतलब एक x एक्सिस के अलोंग में और एक y एक्सिस के अलोंग में। i कैप किसके अलोंग होता है, x एक्सिस का, यूनिट वेक्टर ही तो होता है। ठीक, तो उसी तरह से अगर मैं e आई कैप की वैल्यू को देखूं, तो इस यूनिट वेक्टर के दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा हो जाएगा, ई आई। ठीक, ये अब यूनिट वेक्टर आप हटा दो, आपको ये मालूम है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे पास ई आई कैप का मैग्नीट्यूड और कौन सा, ई आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर ही तो है। तो अब देखो, यहां से आप देख सकते हो कि ई आई साइन थीटा किसके अलोंग में है, टी कैप। देखो अगले स्टेप पे, देखो इसको, ये कौन सा है मेरे पास, ई आई, और ये कौन सा है मेरे पास, कॉस थीटा। और बट किसकी डायरेक्शन, क्या नॉर्मल की डायरेक्शन में है क्या, नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर है, इसके कैसा है, डाउन साइड है, तो माइनस का कौन सा, ये लिखो क्या। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड को कितना लिख सकते हो, देखो, तो ई आर, ये मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैं डायरेक्टली अभी कुछ देर बाद 1 ही लिख दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसी तरह से ई आर कैप को कैसे लिख सकते हो रिफ्लेक्टेड के लिए, फिर से लिखोगे कौन सा, देखो ई आर कैप के लिए कौन सा, साइन थीटा। टेंजेंट के अलोंग में कोई भी डायरेक्शन में चेंजेस होगा क्या, नहीं, टेंजेंट की डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा,
जो भी डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके परपेंडिकुलर को। तो अब ये बताओ अगर इस साइड जिस वेलोसिटी से जा रहा हूँ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या इसके में कोई भी वेलोसिटी में चेंजेस होगा क्या? नहीं, बट इसमें हो जाएगा। इसको इसलिए मैं बार-बार डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी आगे आने के चांसेस हैं। तो आप बस देखते चलो। इससे कितना लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ई आर कैप साइन थीटा आई, फिर कितना? देखो ये अब एन कैप की डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस ई कैप आर और ये कौन सा हुआ? कॉस थीटा एन कैप, एन कैप। यही चीज देखने को मिलेगी। देखो पहले इतनी चीजें देख लो, फिर कोई दिक्कत हो तो बताना। आगे बढ़े। दो इक्वेशन देखने को मिली, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपको पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। तो अगर मैं अच्छे से देखूं तो मैं अगर दोनों को ऐड किया, अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास साइन थीटा ऐड हो जाएगा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। यही हो रहा होगा। लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं सबस्ट्रेट किया तो क्या होगा? देखो अगर मैं फर्स्ट को इसको इससे सबस्ट्रेट किया, इक्वेशन सेकेंड को इससे सबस्ट्रेट किया, अगर मैं ये कहना स्टार्ट किया कि इक्वेशन सेकेंड को मैं सबस्ट्रेट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इसको इससे सबस्ट्रेट कर रहा हूं तो ये कौन सा हो जाएगा? ई आर कैप माइनस ई आई कैप। सॉरी, उल्टा लिखते जा रहा हूँ, बार बार वही आई कैप लिखने की जरूरत है ना? आप कुछ और से भी डिनोट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हुआ। अब अगर मैं इसको इससे सब्सट्रेट किया तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मुझे ये मिलेगा। कितना हो जाएगा? ये मेरे पास माइनस में और ये कितना है मेरे पास? ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। मतलब सिर्फ आप कितना लिखने को पाओगे? 2 cos थीटा। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर आप ये कैसे लिखोगे? देखो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड, मतलब ये भी 1 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये भी 1 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये भी 1 से रिप्रेजेंट हो जाएगा और ये भी किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा? 1 से। आप कितना लिखोगे इसे बोलो? ये हो जाएगा 2 cos थीटा एन कैप। यही होगा। देख लो, बहुत बेहतरीन चीज आप देखने को पा गए, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो अब अगर आप इतनी चीज पा गए, मुझे सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज कौन सा है? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे है, अगर मैं इसकी वैल्यू को हटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी में आप दो तरह से इसे लिख सकते हो। अब देखो अगर मैं इसी को क्या करना स्टार्ट किया कि मैं ई आर कैप की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? ई आई, सॉरी, ई आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब मेरे मन में ये आना स्टार्ट हुआ कि ई आई कैप की वैल्यू को मैं कैसे हटाऊं? मुझे ये तो हटता हुआ कहीं से दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर थोड़ा अच्छे से देखो तो दिख सकता है कि कुछ तो वैल्यू हट रही होगी। अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पे तो आपको ये दिखेगा कि ई आई कैप का नॉर्मल के साथ कोई ना कोई रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब देखो ये ई आई कैप है और ये नॉर्मल है, तो अगर आप डायग्राम से आना स्टार्ट किए तो ये आपको दिखेगा ई आई कैप और इस डायरेक्शन में कौन सा है आपके पास? नॉर्मल। ये दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो आपको क्या मिलेगा? ठीक, अब देखो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल सकता है। अब ये आगे एक्सटेंड करोगे क्योंकि देखो एक का हेड एंड है और एक का टेल एंड है। ठीक, तो मेरे पास ये एंगल तो नहीं काउंटिंग कर सकते हो, तो इसको आगे एक्सटेंड करोगे, बचा हुआ एंगल देखोगे 180 माइनस थीटा। एक्चुअल में ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा। तो आप ये लिखोगे कि ई आई कैप डॉट एन कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो, ई आई कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इनटू
cos 180 माइनस थीटा, यही चीज लिखोगे। देखो अच्छे से, अब देखो ये पूरी चीज कितनी हो गई, 1। आपको थीटा मैं यहाँ से एलिमिनेट करना चाहता हूँ, आपको ये जो एक्स्ट्रा थीटा आ रहा है मैं इस थीटा को ही एलिमिनेट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अब देखो इसे आप कितना लिखोगे, ई आई कैप डॉट एन कैप, ये 1, ये पूरा 1 से रिप्लेस हो जाएगा, ये भी पूरा 1 से। cos 180 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा। तो आप cos थीटा की वैल्यू कितना लिखोगे, आप देखो cos थीटा की वैल्यू लिखोगे ई आई कैप डॉट एन कैप माइनस के फॉर्मेट। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो आपको ये चीज कैसे देखने को मिलेगी, देखो ई आर कैप इज इक्वल टू, बताते चलो, ई आई कैप, फिर प्लस हो की जगह पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 ई आई कैप डॉट एन कैप डॉट एन कैप। ठीक, यही चीज देखने को मिलेगा। अब देखो अगर ये मिला तो एन कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट करो तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे ई आर इज इक्वल टू, मेरे पास कौन सा हो जाएगा, माइनस ई आई कैप, यही लिखने को मिलेगा या कुछ और मिलेगा, देखो सोचो, यही देखने को मिलेगा ना। मत करना, कई लोग इसको इसका डॉट प्रोडक्ट मानते हैं और अप्लाई कर दिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे एक्चुअल में ये पूरी क्वांटिटी ऑलरेडी स्केलर है, दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है। स्केलर को आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर ही आएगा, ये एक्चुअल में ऐसा ही आएगा। मत गलती करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टूडेंट इस चीज को गलती करता है और लिखता है ई आर कैप इज इक्वल टू ई आई कैप माइनस, इसे कर देता है माइनस का 2 ई आई कैप और एक ई आई कैप से ई आई कैप कैंसिल करके लिख देता है कि ई आर कैप इज इक्वल टू माइनस ई आई, और वहीं पर खुश, गलत लिख रहे हो तुम। और अगर थीटा गिवन है, ई आई गिवन है, तो इतना सब डाटा तो गिवन ही नहीं होगा, और अगर ये सब गिवन है तो आपको इतनी सारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, मेरे पास एक्चुअल में मेन फॉर्मेट ये है, ये जो कि ये बताता है कि रिफ्लेक्टेड का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इंसिडेंट के यूनिट वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करोगे 2 टाइम्स हो ई आई कैप इंटू एन कैप, एन कैप क्या है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, इंटू एन कैप, ये डाला रिलेशन, दिखा। इसी तरह से अब अगर मान के चलो ये तो रिफ्लेक्टर, अगर इंसिडेंस की वैल्यू गिवन है, नॉर्मल की गिवन है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करो। और अगर आप मान के चलो, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर एकदम सिमिलर डाटा दिया होता और रिफ्लेक्शन की जगह पे इंसिडेंट के लिए पूछा होता तो कैसे कैलकुलेट करते, इंसिडेंट के लिए कैलकुलेट करने के लिए मैं बोलता तो कैसे करते। तुम्हारा प्राइम टारगेट कभी भी साइन थीटा नहीं रहेगा, हमेशा साइन थीटा को एलिमिनेट ही करते रहे, कभी भी रखना नहीं। ठीक, तो देखो साइन थीटा को अगर मतलब मान के चलो यहाँ पर रखते तो ये ई आर कैप माइनस ई आई कैप होता। अब ई आर की वैल्यू आपको चाहिए होगी तो आप क्या लिखोगे, देखो ई आर कैप डॉट एन कैप, अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये मेरे पास कैसा होगा, प्लस का थीटा। तो जब यहाँ पे ई आर कैप डॉट एन कैप होता तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते, तो ये मेरे पास कैसा होता, इसी चीज पे मैं सिमिलर, अगर ये मेरे पास किसके लिए था, रिफ्लेक्टेड के लिए था। ठीक, अगर यही चीज मेरे पास इंसिडेंट के लिए होती तो कैसे मैं करता, यहां तक सेम टू सेम लिखता। अगर मैं इसी तरह से और इंसिडेंट के लिए देखना चाहूंगा तो इंसिडेंट, अगर मान के चलो कभी रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू गिवन है और नॉर्मल गिवन है और मुझे ये पूछा कि इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, कौन से वेक्टर से आ रही है, तो उसकी वैल्यू बताओ, वो भी तो हमसे आना चाहिए।
तो या तो इसी पे चुपचाप वैल्यू पुट कर दो तब बन जाए, या नहीं तो यहाँ पर से आप देखो वहां पे क्या होगा कि मेरे पास एन कैप तो यही है, ठीक, और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ये मेकिंग एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि ई आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में जैसे मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बोलो, ई आर कैप, ठीक। अब मुझे चेंज करना होगा एक्चुअल में, यहाँ पर किसको, ई आई को इस साइड रखना, तो मेरे पास कितना दिखेगा, ई आई कैप, ठीक। और ये कौन सा हुआ मेरे पास, ई आर कैप माइनस टू कॉस थीटा एन कैप। तो ये कौन सा हुआ, ई आई कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो, यहाँ से ई आर कैप माइनस टू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ई आर कैप डॉट एन कैप इंटू ये फॉर्मूला। मतलब याद एक ही बस करना है और दूसरा ऑटोमेटिक बनता हुआ चला जाए, ठीक। मैं समझू यहाँ तक आपको दोनों चीजें प्रॉपर वे से समझ में आते हुए चलेगी, ठीक। देख लो यहाँ तक, पहले एक बार अच्छे से देख लो पूरा, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले पोर्शन पे, अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे, मतलब हेडिंग नहीं, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है कुछ, उसको करना चाहेंगे, ठीक है। देख लो इसको, चलो स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया हो तो अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही तो है वो। इस पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को सॉल्व करते करते हम ये ट्राई करेंगे कि मिनिमम 200 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करें। कितने क्वेश्चन, मिनिमम 200, ठीक है। नहीं भी 200 हो पा रहा है तो कम से कम 70-80 तो होना चाहिए ना, इतना बड़ा चैप्टर है तो 70-80 क्वेश्चंस होते ही कितने हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस यूनिक होंगे, सारे क्वेश्चंस अपने आप में कुछ नया लेके आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको कुछ एकदम स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। ऐसा फिर कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं जो सॉल्व नहीं हो रहा होगा, ठीक है। देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ए प्लेन मिरर, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर along a vector ai cap plus bj cap plus c, sorry, ai cap plus bj cap minus ck cap. The normal on incident point is I cap plus j cap upon square root 2, ठीक। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन पे बोल रहा है मेरे पास, द नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट गिवन है, नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये बोल रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द फाइंड द सॉरी फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। मतलब इंसिडेंट रे गिवन है हमारे पास, ठीक है। एक इंसिडेंट रे है जो प्लेन मिरर पे आ रही है, किसके वेक्टर के लॉन्ग में, जो वेक्टर है इंसिडेंट रे का, जो वेक्टर है वो कौन सा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप, ठीक। ये चीज है, ये किसके लिए मेरे पास, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक। इंसिडेंट रे इसकी डायरेक्शन पे है, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं है। इंसिडेंट रे इन दी डायरेक्शन लिखोगे बस, ठीक। मैग्नीट्यूड नहीं है तो मतलब इसका कौन सा वेक्टर लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। उसके आगे बढ़ो, फिर क्या बोला था, द नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट इज अलोंग। अब नॉर्मल में क्या बोला है कि नॉर्मल आई कैप प्लस जे कैप और मेरे पास अपॉन में रूट टू, नॉर्मल की वैल्यू ही गिवन है एक्चुअल में, तो एन कैप की वैल्यू क्वेश्चन पे जो गिवन है वो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन स्क्वायर रूट टू, यही गिवन है, ये नॉर्मल की वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका यूनिट वेक्टर कितना होगा। ऐसा इजी सा पूछा है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो देखो, जब अभी आपको ई आर कैप पूछा है तो आपके पास क्वेश्चन पे ई आई कैप है क्या? नहीं। तो आपका प्राइम टारगेट क्या है कि आप ई आई कैप फाइंड करने जाओ। तो ई आई कैप क्या होगा? इसके डायरेक्शन पे है, तो मतलब इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे कि मेरे पास ई सॉरी ए आई कैप, ठीक, प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यही होगा। और सॉरी माइनस सी के कैप, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होगा। अब अगर इस चीज को मैं यहाँ पे पुट किया तो मुझे मालूम है कि रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर आप कैसे नहीं फाइंड करते हो, ई आई कैप माइनस टू ई आई कैप डॉट एन कैप, और ये कौन सा हो गया, ये हुआ। जहां से आप ई आर कैप इज इक्वल टू ई आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, बोलो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, डिनोमिनेटर में आप कितना लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी माइनस टू। ई आई कैप की वैल्यू कितना लिखोगे, आपके पास होगी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एन कैप का यूनिट वेक्टर ऑफ कौन सा चाहिए, एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है, कौन सा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन स्क्वायर रूट टू इंटू फिर से आई कैप प्लस जे कैप बाय स्क्वायर रूट। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे और खत्म करो आंसर, ठीक। आपको दिखेगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ टू, और देखो ये हो जाएगा कितना आपके पास, ए प्लस बी के कैप के लिए जीरो, डिनोमिनेटर में ये कितना हो गया मेरे पास, स्क्वायर रूट टू, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये कितना हुआ मेरे पास यहाँ पर, आई कैप प्लस जे कैप। अब डिनोमिनेटर पे देखो, यहाँ पे देखो देखो देखो, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टू, जब ये सब मल्टीप्लाई होगा इस तरह से दिखेगा। अच्छा चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, अब ये कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये टू से टू कैंसिल, ठीक। तो आप लिख सकते हो ई आर कैप इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बोलो, ए प्लस बी आई कैप प्लस ए प्लस बी जे कैप, यही देखने को मिलेगा। और डिनोमिनेटर में आपको देखने को मिलेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे सॉल्व करो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो आई कैप को आई कैप के साथ सॉल्व करोगे, सब्सट्रेट करोगे, देखो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर का मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, ए प्लस माइनस ए माइनस बी आई कैप रहेगा, डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, देखो ई आर कैप की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो कितना मिलेगी, माइनस का बी आई कैप, माइनस का बी आई कैप, और जे में कितना देखने को मिलेगा, बी कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ माइनस का ए आई कैप सॉरी ए जे कैप, और सी के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का सी के कैप कब आ गया, ओहो कब से मैं ये उल्टा ही लिख रहा हूँ, ये माइनस, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस था, ये क्वेश्चन पे ही माइनस है, मैं बच गया, इधर तो बच गया, यहाँ पे ये माइनस का कौन सा है, सी के कैप, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही है मेरे पास ई आर कैप की वैल्यू, देख लो देख लो।
इतना ही आना चाहिए कि और कुछ होना चाहिए? देखो एक बार अच्छे से देखो। देख लो एक बार, मैं हट जाऊँ साइड में? चलें आगे? चलो, इसको अब मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट मार ही लिए होगे, है ना? अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर के थ्रू देखते हैं या कैसा इमेज फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर देखना स्टार्ट करते हैं। एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगी, किस तरह से बिहेव करना स्टार्ट करेगा, इस चीज को अभी देखते हैं। एकदम छोटे वे में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, ये रफ करो। चलो, देखते हैं, ठीक है। देखो, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर, फ्रॉम इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर, फ्रॉम प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, ये चीज हमें देखना है, ठीक है। देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम जो भी टेक्निक का यूज करें, ये जैसा भी यूज करें, फॉर एग्जांपल एजम्पशंस करो कि ये मेरे पास एक मेरा रिफ्लेक्टिंग, अब अगर मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूँ, जैसे मान के चलो इस पे हल्की हल्की शेडो इस चेयर की बन रही है, तो अब मुझे कैसे बन रही होगी? एक्चुअल में लाइट मुझे अब ऐसा फील होगा, अगर मैं पीछे ऑब्जेक्ट को नहीं देखूं और सिर्फ इसको देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस बोर्ड के पीछे साइड, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे साइड कोई एक ब्लैक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मीडियम तो नहीं है, या वैसा मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, तो मैं ये जम्पशंस कर रहा हूँ कि मेरे पास उधर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको नहीं देख, तो एक्चुअल में हमारी आंखें जो भी बीम बनाएंगी, वो हमेशा ये जम्पशंस रखेगी कि लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा लगेगा कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे है। हमारी आंखों की ये खासियत होती है कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में देखती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अगर मेरे पास एक कैमरा है सामने, तो मैं यहाँ कैमरे के पीछे साइड डिस्प्ले में मेरी इमेज आ रही हो कि मैं ऐसे घूम के ऐसे आंखों से देख पाऊँ, है ना, कि ऐसे आंखें मेरी जाए ऐसे मस्त घूम के ऐसे चले, वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगी जो एकदम स्ट्रेट ऑफ आंखों के सामने हो। और नहीं होगा तो ऐसा वो इमेजिनेशन करेगी कि जैसे अब ये चेयर नहीं है, तो उधर से अब जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मेरी आंखों तक पहुंचेगी, तो मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्ट उधर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मुझे दिखाई दे रहा है, तो वहां से लाइट आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन मेरी आंखों तक पहुंच पा रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे, ठीक। तो देखो, इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है प्लेन मिरर में, इस चीज को देखते हैं। जैसे मैं ये कहा कि एक प्लेन मिरर यहाँ पे ऐसा मैं एजम्पशन रख लिया, चलो रख लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने पास, इस तरह से। ये पॉलिश सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। यहाँ पर एक जस्ट इस साइड से ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट में एजम्पशन किया कि इस तरह से है, या चलो इस ऑब्जेक्ट को मैं एजम्पशंस कर लेता हूँ कि मेरे पास कैसा है, एक कार है, कुछ इस तरह से धूम 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 टार्जन वाली कार है, इस तरह से टार्जन द वंडर कार वाली, ठीक है, कुछ इस तरह से कार है, ये रखी। अब ये टॉय कार है, एजम्पशंस कर लेते हैं कि टॉय कार है, तो अब ये टॉय कार मुझे दिखेगी कैसे? अगर मैं यहाँ पर से एज अ विजन, जो विजन है मेरे पास, वो सिर्फ यहाँ पर इस तरह से है, ठीक, ऐसा है। तो अब अगर मुझे यहाँ पर से ऑब्जेक्ट ये दिखाई दे रहा है, तो कैसे हो रहा होगा? यहाँ से कोई लाइट, मतलब कोई प्राइमरी सोर्स से
अब मैं देख कहाँ पे रहा हूँ, इस मिरर पे बस देख रहा हूँ, मुझे इधर कुछ नहीं दिखाई। यहाँ से कोई लाइट गई होगी जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे पहुंच रहा होगा मेरे पास, मेरे इस आंखों तक पहुंच रहा होगा। ठीक, आंखों तक पहुंच रहा होगा। ये बहुत ज्यादा वैसा हो गया, ठीक है मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्या दिक्कत जाता है, इस तरह से ऐसा। अब देखो, अब अगर ये कार मुझे यहाँ से ऐसे देखने को मिले, तो ये कौन सी रे है, एज्यूम्स करो इस मिरर के लिए, ये कहीं से भी लाइट आ रही हो, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे जा रही है, ठीक है, इस मिरर पे। मिरर की वैल्यू कितनी है, एम एन, ठीक है। सॉरी, ठीक। अब ये देखो, ये लाइट यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे पहुंची, ये रिफ्लेक्टेड रे लॉ को फॉलो करते हुए पहुंची है, ठीक है। यहाँ पर जो नॉर्मल दिखेगा वहां पर से इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम, उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ इमेज फॉर्मेशन के तरीके को बताना है कि मेरे पास कैसा इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है एक प्लेन मिरर पे, ये चीज। तो अब लाइट यहाँ पे पहुंची, एज ए मेरे पास कैसा विजिलेटर या फिर एज ए मेरे पास कैसा ऑब्जर्वर, मुझे ये फील होगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, इस साइड से आ रही है, और ये लाइट धीरे 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 डाइवर्ज करते हुए आ रही है। और अगर मैं कभी भी इमेज को देखूंगा, अगर इमेज चाहता हूं तो मैं रिफ्लेक्टेड रे को देखूंगा, और ऑब्जेक्ट चाहता हूं तो किसको देखूंगा। अगर ऑब्जेक्ट की मुझे देखना है कि इमेज ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, तो मैं हमेशा इंसिडेंट रे को देखूंगा, और इमेज किस टाइप का है ये देखना है तो मैं किसको देखूंगा, रिफ्लेक्टेड रे को देखूंगा, किसको देखूंगा, रिफ्लेक्टेड रे को देखूंगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ पर से मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज चेक करना है, मैं ये रिफ्लेक्टेड रे को ही देखूंगा। अब मेरी आंखों को ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ पर से धीरे धीरे दूर होते हुए आ रही, तो हमारा माइंड ये दिमाग लगाएगा कि लाइट का कभी भी वो ऐसा कर्व पाथ या ऐसा मेरे पास बेंडिंग पाथ को देखेगा ही नहीं, वो हमेशा ये एज्यूम करेगा कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में चल रही है, और इस पाथ को जस्ट वो पीछे साइड जाता हुआ एज्यूम कर लेगा, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही वो जस्ट पीछे जाता हुआ एज्यूम करेगा, तो देखो ये कैसा एज्यूम करेगा कि इस तरह से लाइट पीछे साइड जा रही है, ठीक है, इस तरह से ऐसे पीछे जाते हुए जा रही है, ठीक। इसी तरह से ये और पीछे जाते हुए इस पॉइंट पे जाके मिल गई। अब अगर ये मिल गई है तो ये मेरे पास कौन सा होगा, इमेज होगा, ये कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब एक्चुअल में इसको क्या लग रहा है कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इस साइड पे है, तो ये उसकी इमेज है, जो कि कैसी इमेज है मेरे पास, वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक। तो ये जो है ये हमेशा प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटीज का कैसा अपोजिट मेरे पास बनाएगा, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बना दिया, वो वर्चुअल इमेज बनाए। हमेशा हम कैसा करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर वो कन्वर्जिंग नहीं है तो हम देखेंगे, अगर वो डाइवर्जिंग है तो उसकी सारे रे को पीछे लेके जाते हुए देखेंगे, और इमेज कहाँ पे बना है, पीछे से। और हमेशा वर्चुअल इमेज कैसा बन रहा होगा, मिरर के बिहाइंड, और कैसा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे साइड बनता हुआ आपको दिखेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लो, बोलो, आगे बढ़े। इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और आगे कुछ कुछ देखते चलते हैं। अब देखो, ये प्लेन मिरर है, अब प्लेन मिरर में हमें तरह तरह का अपने मन में आना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये तो फॉर्मेशन हो गई, ये तो इमेज फॉर्मेशन का जस्ट टेक्निक है, इतना आप छाप लोगे तो इसके थोड़ा आगे मैं बढ़ूंगा, ठीक है। कि जैसे अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट, अभी तो हम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान चलो ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट, ऑब्जेक्ट मेरे पास मिरर से कुछ डिस्टेंस पे, तो उसका इमेज कैसा बनेगा ये भी तो देखना पड़ेगा, ठीक। तो इसको देखने के बाद जस्ट इसी के आगे अभी चल रहे हैं, कोई हेडिंग वोडिंग चेंज नहीं हो रही, इसी के बस आगे मैं चलना स्टार्ट करता हूँ।
अब क्या कर रहा हूं मैं कि जैसे क्या हुआ कि देखना, ये सब नीट वर्जन की बात हो रही, कहीं बहुत ज्यादा ऊपर की बात नहीं हो रही। ठीक है, देखो एक प्लेन मिरर मैं इस तरह से ले लिया, इस तरह से प्लेन मिरर मैं ले लिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हूं जिसकी हाइट कुछ है। ठीक है, ये कौन सा मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट कौन सा है ए, ये मेरे पास कौन सा है यहाँ पे ओ पॉइंट है, ऐसा। ठीक, ये मिरर है एम और ये कौन सा है एन। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास यहां से कोई रे ऐसे मूव करते हुए आगे जा रही है। ठीक है, मुझे इसके इमेज को ड्रॉ करना है, इसके इमेज को ड्रॉ करना है कि इसका इमेज किस तरह से बनेगा। ठीक, तो देखो एक रे जस्ट इस तरह से पैरेलल चलना स्टार्ट, ऐसा। ठीक, एक रे कुछ इस तरह से चल, अब देखो ये रे जो है ये सरफेस के जस्ट कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो ये वापस से इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए आएगी। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये यहां से मेकिंग ऑफ एंगल थीटा, यही होगा। तो ये क्या करेगा कि इसी तरह से इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा सेम एंगल थीटा। इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, रिफ्लेक्टेड रे की होगी, इस तरह से इसे पीछे। ठीक, अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास यहाँ पर से, ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, जंक्शन कर लो कि ये डिस्टेंस डी है। ठीक, तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पोर्शन को, अब देखो एज ए ऑब्जर्वर मैं इधर से खड़ा हूं, अब इधर से बहुत सारी लाइट निकल रही है, ये सबसे टेल एंड की बात हो रही है। ठीक है, अब एज ए ऑब्जर्वर मैं इधर से देखूंगा तो ये लाइट मुझे कैसी दिख रही है, रिफ्लेक्टेड रे देखो ऐसे मुझे दूर आती हुई दिख रही है, ऐसा ही, मतलब ये अब स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो ऐसे आते 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 इस तरह से जा रही होगी, आपके फ्रेम से बाहर चला जा रहा है इधर का। ठीक है, अब देखो यहीं पर से अब मैं क्या करूंगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे साइड लेके जाऊंगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा, पीछे साइड लेके चला जाऊंगा। तो ये मेरे पास कहाँ पे जा रहा होगा, पीछे साइड जा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से, और ये रे को मैं ऐसे पीछे साइड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, अब ये जिस पॉइंट पे मिल जाए, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड रे को, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड रे को अगर बैक साइड लेके जा रहे हो, तो जिस पॉइंट पे वो मिल जाए, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिल जाएगी उसी पॉइंट पे या कलेक्ट हो जाएगी, या कलेक्ट होती हुई फील होगी, उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, जब रिफ्लेक्टेड रे, चाहे वो रियल के लिए हो या चाहे वर्चुअल के लिए हो, जो रिफ्लेक्टेड रे हो वो जिस पॉइंट पे कलेक्ट हो जाएगी या कलेक्ट होती हुई फील होगी, वही पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इमेज का फॉर्मेशन होने पे एक यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, जो कि कितनी हाइट का होगा, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज मैं इसे कहता हूं, तो ये एच आई हाइट का होगा। ठीक, अगर ये डिस्टेंस डी है तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, मैं इसे कितना एज्यूम कर लूं, कुछ एज्यूम करना है क्या, कुछ कर लेते हैं ना, कुछ क्या एज्यूम करूं, इसको डी रहने देता हूं और इसको कितना कह देता हूं, बोलो, या चलो हर जगह पे तो यही लिख दो, ये यू कर लेता हूँ और ये कौन सा कर लेता हूँ, वी कह लेता हूँ। यू कैसा है मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक, यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये 10th क्लास में पढ़ के आए। ठीक है, चलो अब जब पढ़ के आए होंगे तो इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ा। ठीक है, अब अगर मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो देखना, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये थीटा है, ये नॉर्मल है, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो अगर अब मैं ये ट्रायंगल देखा और इधर मैं कितना कंसीडर कर लेता हूँ, ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो अब देखो ट्रायंगल कौन सा, ए, इसे कितना कंसीडर कर लो,
बी और ओ, ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके मेरे पास, ट्रायंगल ऑफ ए डैश बी डैश ओ, ठीक। मतलब मैं ये कहूं कि मेरे पास एक साइड की जो हाइट का रेशियो है, मेरे पास ए बी अपॉन बी ओ का जो रेशियो होगा वो ए डैश बी डैश अपॉन किसके इक्वल होगा, बी डैश ओ के इक्वल होगा। यही होगा, मेरे पास यही चीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देख लो बोलो। और एक्चुअल में ये इक्वल बस नहीं होगा, ये कैसा हो दिखाएगा कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों कैसा होगा एक्चुअल में, ये बताना भी स्टार्ट करेगा। अगर देखो इस फॉर्मेशंस के हिसाब से देखना स्टार्ट किए तो आपको ये भी पता चलेगा कि हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। और तो और डिस्टेंस ऑफ मेरे पास v की वैल्यू u के इक्वल होगी। ये किस में लिखा है, ये एक प्लेन मिरर की कंडीशन पे होगा। तो प्लेन मिरर का अगर कभी पूछा कि जो इमेज होगा वो कितना, हमेशा जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज का इमेज भी बनेगा, और जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर से इमेज होगा। ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और कोई दिक्कत यहां तक, देख लो पहले, बोलो। बोलो। देखो इतनी चीजें समझ में आई। देखो इस कंडीशन पे कैसा है, मेरे पास ऑब्जेक्ट कैसा है, मिरर के पैरेलल। जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है तब की कंडीशन पे कुछ इस तरह से दिखे, ठीक। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये कब है मेरे पास, ये तब के लिए था जब when object parallel to mirror, ठीक। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट पैरेलल ऑफ मिरर हुआ तो हाइट ऑफ इमेज के इक्वल कैसा होगा, मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। और कैसा होगा मेरे पास, हमेशा इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। मतलब अगर ये मेरे पास इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर साइड होगा तो इमेज, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो मिरर इमेज भी कैसा रहेगा, ऊपर साइड, ठीक। इसी में थोड़ा और अपग्रेडेशन दिखाते हैं। अगर मैं ये कहा, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये कहना स्टार्ट किया कि व्हेन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, कैसा हो मेरे पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू मिरर हो जाए, तब किस तरह से ये देखने को दिखेगा, तब कैसा इसका बिहेवियर होगा, ये चीज हम कैसे जानेंगे। तो देखो अगर मैं ये कहा कि मेरे पास ये मेरा क्या है, मिरर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। देखो एक ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके नॉर्मल की डायरेक्शन, ये ए है और ये कौन सा है, बी, ठीक। यही है। अब देखो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, एक इक्वल डिस्टेंस पे। अगर देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ये मिरर से अगर यू डिस्टेंस पे है तो वी कैसा बना, पीछे, एकदम उसी तरह से। अब देखो बी का इस पूरे का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, डी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, डी है। और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट का एक इंच मिरर से एक्स डिस्टेंस पे, कौन से डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो आप समझो बी अगर इसके नियर है
तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, इसके नियर साइड बनेगा, जो कि पॉइंट ये हो गया। ठीक, अगर ये x है तो इधर ही दूसरे साइड कहाँ पे बनेगा, x पे बनेगा। ठीक, अब ये b है तो ये कौन सा है मेरे पास, b डैश। कैसा है, b डैश। अब देखो a दूर है तो ये भी कितना बनेगा, इसी रूल से ये भी मेरे पास इस a पॉइंट को देखो, ये मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है बोलो, मिरर से d प्लस एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसका जो इमेज भी बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, d प्लस एक्स डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये जो यहाँ पे हुआ a डैश, ये कितना हुआ यहाँ पर, d हुआ। ठीक, तो अब देखो क्या अभी भी मैं ये कहूंगा मेरे पास कि मेरे पास इमेज कैसा है, वर्चुअल है या रियल है। इस कंडीशन पे भी इमेज कैसा है मेरे पास, प्लेन मिरर पे अभी भी इमेज कैसा है मेरे पास, वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और देखो सेम साइज का है, सेम साइज का है, ऑब्जेक्ट के साइज का है। इमेज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, अरे यार, इमेज साइज ऑलवेज इक्वल कैसा होगा, ऑब्जेक्ट साइज के। ठीक, और कैसा, यहां पर तो इरेक्ट बना था बट यहां पे कैसा बना, इन्वर्टेड बना। आप देखो यहां पे मेरे पास कैसा है, मेरे पास बोलो, बोलो कैसा है, इन्वर्टेड है या रियल है, इन्वर्टेड भाई। देखो यहाँ पर ये ऐसा था तो ऐसे इमेज बना है, लेकिन यहाँ पे कैसा, देखो ए बी ऐसा है तो क्या ये इसी तरह से, ए मेरे पास इसी तरह से है क्या, नहीं, जस्ट इस चीज को क्या किया है, पलट के बनाया है। मतलब कैसा है ये, इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। कैसा इमेज बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है, जब परपेंडिकुलर है तब। जब परपेंडिकुलर है तब ये कैसी इमेज बना के दे रहा है, इन्वर्टेड इमेज बना के दे रहा है। इतनी तरह से हम अपने इमेज फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। आप देखो अच्छे से, मतलब हमेशा कैसी इमेज बना के देगा, उल्टी। देख लो इतना पहले, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा देर से और आगे चलते हैं, क्वेश्चंस बढ़ेगा। इसको देखो पहले, चलो अब एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें। अभी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चंस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब बस इतना ही हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अभी कुछ देर बाद देखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलते हैं ना, क्या दिक्कत है, अपने पास तो अपने टाइम भी है बहुत सारा, कि नहीं है। फील्ड ऑफ व्यू इसके बाद देखेंगे, फील्ड ऑफ व्यू से पहले कुछ कुछ देखेंगे, कि फील्ड ऑफ व्यू ही देखने लगे, नहीं फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा देर बाद ही देखते हैं, या नहीं तो देख लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो पहले एक क्वेश्चन दिखना स्टार्ट करो आप, स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हुआ क्या, नहीं स्क्रीन पे रहने दो, स्क्रीन स्क्रीन पे मत देखो, बस जस्ट ऐसे ही है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, टाइम बचाते चलते हैं, है ना, बहुत ऐसा हैवी क्वेश्चन नहीं है ना। देखो जो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, कैसे ऐसा डिस्क्राइब करने जैसा उस पे है ही नहीं कि कुछ कंफ्यूजन हो। एक जस्ट अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, दूसरे क्वेश्चन पे तो पहुंच ही गए, कितना हार्ड क्वेश्चन जाएगा, और अभी उसमें भी कुछ पढ़े ही नहीं, जितने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर पे हैं उसका अभी तो हम 10% भी नहीं पहुंचे, 10% तो छोड़ो ना, 10% भी नहीं पहुंचे, 5% पहुंच गए हो तो वो भी नहीं। ठीक है, अभी 5% भी नहीं पहुंचे। देखो क्या है कि दो मिरर, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, मेरे पास किसी एक एंगल पे है, मतलब एक मिरर से दूसरा मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइन, एक रे है जो किसी दूसरे मिरर के पैरेलल है। ठीक है, और पैरेलल होने के बाद ये है कि वो 3 रिफ्लेक्शन करती है, वहां कितना रिफ्लेक्शन करती है, आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन मेरे पास उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए चली जाती है। तो दोनों मिरर के बीच का एंगल बताना है, मैं बताते चलता हूँ, क्वेश्चन आप सुनते चलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मेरे पास जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है,
कैसा है कि दो मिरर है, एक मिरर दूसरे मिरर पे कितने के एंगल पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइन, ठीक। एक अगर इंक्लाइंड है इस तरह से है, तो एक M1 है, N है और ये M2 है, कुछ इस तरह से है, ठीक। अब एक रे है जो पैरेलल टू किसके है मेरे पास, दूसरे मिरर के पैरेलल, एक इंसिडेंट रे है जो दूसरे मिरर के कैसे है, पैरेलल आ रही है। आफ्टर थ्री रिफ्लेक्शन, कौन सा रिफ्लेक्शन, आफ्टर आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, after third reflection, light retrace self path, then find the value of theta, find the value of theta, तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, ठीक। मतलब तीन रिफ्लेक्शन हुए हैं, उसके बाद एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है, तो मुझे थीटा की सॉरी थ्री रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग चल रही है। कई बार मैं क्या होता है ना कि इधर पढ़ा जाता हूँ और उधर रिकॉर्डिंग होते भी नहीं रहती, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। देखो, तो अब इसे कैसे फाइंड करोगे कि मेरे पास ये थीटा की वैल्यू कितनी है, आपके पास तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया। आप लोग ये सोचो कि ये थीटा कैसे मिलेगा कि मेरे पास लाइट थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस भी कर रही है और तीन रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए। देखो, अब तीन रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ये चीज कंफर्म है। क्वेश्चन पे दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो लाइट मेरे पास पैरेलल है और दूसरा कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तीन रिफ्लेक्शन। तो चलो इसके सॉल्यूशन पे हम इंटर करते हैं। तो देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक मिरर कुछ इस तरह से, दूसरा मिरर कुछ इस तरह से, ठीक, थोड़ा बड़ा देखने के लिए बना लिए हैं इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, ये एंगल कौन सा है, थीटा, ठीक। देखो, अब क्या हो रहा है कि एक रे है जो कि इसकी कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, कुछ इस तरह से, ठीक, पैरेलल आ रही, कोई दिक्कत। अगर ये पैरेलल आ रही तो ये एंगल थीटा है, तो ये देखो ये इसके पैरेलल और ये ऐसे इंक्लाइंड है, मतलब ये कंफर्म है कि ये एंगल भी कितना होगा मेरे पास, थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। यहाँ पे इसका एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो चलो नॉर्मल ड्रॉ कर लो इस तरह से। तो इस नॉर्मल का बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। अब देखो, अगर ये इंसिडेंट एंगल है तो एक मेरे पास कौन सा आएगा, रिफ्लेक्शन एंगल भी आएगा, ऐसा। अब देखो, अगर मान के चलो ये यहाँ पर कैसा हो कि ये एंगल लेस देन 90 हो, अगर ये एंगल लेस देन 90 हो गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला जाएगा, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड तो दिखा ही नहीं, थर्ड दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए ये मस्ट बी मैग्नेटरी है कि एंगल मोर देन थीटा हो, मतलब इस रे को कहीं पर किस तरह से आना पड़ेगा, कुछ इस तरह से ऐसे आना पड़ेगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाना पड़ेगा, ठीक। तो अगर इस तरह से कुछ आ पा रही है ये रे, तो आप देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये रे कुछ इस तरह से अपने पाथ को ट्रेवल करते हुए आ रही है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा, इंसिडेंट एंगल के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक।
और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो कंफर्म है ये भी कितना होगा, थीटा। ठीक, अब अगर ये थीटा है और ये भी कितना है, थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना होगा ये अभी छोड़ो। ठीक, अब एक नॉर्मल ड्रॉ करो, अब एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, समझ यहाँ पे एक लाइन नॉर्मल की मैं ड्रॉ कर, ठीक, अब अगर ये थीटा है, ये एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ये तो 90 हो गया। अब ये कितना एंगल होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं थर्ड पाथ के लिए नहीं जा रहा, ठीक है, चलो अब आगे मैं कहता हूँ, मान के चलो कोई एंगल होगा, कह दूं कि कुछ और होगा, बोलो। देखो ये थीटा है, ये थीटा, ठीक, तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा, बोलो। अरे छोड़ो, पहले देखो, अब ये थर्ड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से पास करेगी और इस तरह से जाएगी कि इसके सरफेस के, अब कैसे होगी, जस्ट परपेंडिकुलर। देखो एक ही बार कंटिन्यूअस उसी सरफेस में दो बार रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन भी इसी सरफेस में हो, सेकंड भी इसमें हो, फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें, फिर थर्ड इसमें, तो वापस से इसको रिट्रेस करते हुए आगे चली जाएगी। ठीक, तो अब अगर ये परपेंडिकुलर है तभी इसको क्या करेगी, ये रिट्रेस करेगी। उसी तरह से ये कुछ इस तरह से बढ़ते हुए चली जाएगी। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, ठीक, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, बोलो। तो 360 डिग्री है, तो अब बताओ 360 में से ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 90, सॉरी एक ट्रायंगल का, अगर मैं चलो इसे कह लेता हूँ कि ये मेरे पास कितना है, इसे ए कंसीडर कर लेता हूँ, इसे बी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, इसे ओ पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, इसे सी। ठीक, देखो ट्रायंगल किससे चले जाओ आप, ओ सी बी से, ओ सी बी से। अगर आप ओ सी बी से देखना स्टार्ट, तो आपको दिखेगा कि मेरे पास ये कितना है, मेरे पास थीटा प्लस 90, और अगर मैं इसे एक्स कह, तो ये मेरे पास प्लस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक, अब 180 डिग्री है, रुको ना, रुको ना, 180 डिग्री है, मुझे वो कभी इंपॉर्टेंट था ही, मैं यहाँ क्यों जाऊं, मुझे यहाँ दो अननोन, मुझे एक ही तो वैल्यू चाहिए। देखो अगर ये मेरे पास कितना है, 90, ये थीटा है, तो ये पूरा बचा हुआ कितना होगा, ये बताओ, ये पूरा बचा हुआ एंगल कितना होगा, बस ये बता दो, ये पूरा बचा हुआ एंगल कितना होगा। इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये दोनों मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, बोलो 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 कितना है ये पूरा। देखो ये 90 है प्लस थीटा है, आप क्या लिखोगे, 90 प्लस थीटा, 180 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बचेगा भाई, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसके दो पोर्शन आना स्टार्ट करेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो 90 माइनस 2 थीटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये पोर्शन कितना बचेगा, 45 माइनस ऑफ 2 थीटा। मैंने कुछ भी बोलते हो, देखो ये 90 माइनस टू थी, 90 माइनस थीटा है, तो इसका दो इक्वल पार्ट में कितना होगा, देखो ये परपेंडिकुलर तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर है। अब बोलो 90 माइनस थीटा को डिवाइडेड बाय 2 करो, तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो 90 माइनस थीटा बाय ऑफ 2 तो लिखोगे, ये लिखोगे। और ये बताओ ये एंगल मुझे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ये बताओ। ये नॉर्मल कितना है मेरे पास, इसको एजम्पशंस कर लो, ये P है और ये कौन सा है, Q। तो तुम ये कहोगे ना कि PQ तो नॉर्मल है, किसके, इस सरफेस के। तो अगर मैं ये कहा कि मैं इसे x को चाह रहा हूं कि x की वैल्यू मुझे मिल जाए, तो x कितना होगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 90 माइनस 90 माइनस थीटा बाय ऑफ 2, यही कहोगे। तो आप इसे अगर ये कहोगे तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 180 माइनस 90, यही लिखोगे 180, एलसीएम लोगे 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाय ऑफ 2, यही होगा। अब देखो
अगर ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो आप यहां से आ जाओ। ट्रिंगल कौन सा? बी सी ओ से। आप बताओ कितना? x प्लस थीटा प्लस 90 का समेशन 180 डिग्री के इक्वल है। दो अननोन थे, x थीटा और 90। तो x की वैल्यू कितना फाइंड किए? 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा, यही लिखोगे। फिर कितना लिखोगे? प्लस 90 इज इक्वल टू 180, यही लिखोगे। बोलो 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 बोलो, एकदम सही लिख रहे हो? सही तो नहीं लिख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं एजम्पशन कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर आगे स्टेप करते हैं। ये मेरे पास कितना हो? बोलो। 90 माइनस थीटा प्लस वो कितना हो गया? ये मेरे पास इधर चला जाएगा तो ये मेरे पास, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। प्लस 2 थीटा और प्लस 180, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 360। आप देखो 180 में से 360 सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 180। 180 में से 90 सब्सट्रैक्ट करो, 180 में से 90 सब्सट्रैक्ट करो, फिर कितना आ जाएगा आपके पास? 90 आ जाएगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ये मेरे पास कितना है? 90 है। फिर कितना लिखोगे? ये तो आपके पास थीटा आ गया, 90 इज इक्वल टू थीटा आ गया। तो थीटा की वैल्यू 90 है क्या? थीटा की वैल्यू 90 नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छे से देखो, पहले अच्छे से देखो, कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छे से अगर देख गए तो काम बन जाएगा। देख लो, देखो 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 देखो, सब कोई यही गड़बड़ करते हैं, यहीं पर सब कोई की गड़बड़ी होती है। देखो, अगर इतना सही कर गए तो काम बन जाए। सब यहीं पे गड़बड़ करते हैं और सब यहीं पे कंफ्यूजन पे रहते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन में रखूंगा, है ना? चाहे छोटे पे ही क्यों ना खत्म हो। सोचो क्या गड़बड़ कर रहे हो, कुछ में गड़बड़ किया क्या? एक ही गड़बड़ है, प्लस माइनस का। देखो ना, ये x 90 माइनस अंदर गया तो ये कितना होगा? प्लस होगा। ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। अगर आप ही सोचो ना कि ये एंगल और ये एंगल सेम आ गया तो फिर क्या मतलब? दोनों सेम नहीं हो सकता था ना। तो एक 90 प्लस थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है। तो ये x की वैल्यू 90 प्लस थीटा बाई 2 है और एक 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो बस खत्म कहानी ना। देखो, अब यहां पर से देखो ये कितना हुआ मेरे पास? ये हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। खत्म कहानी। थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। ज्यादा इतना ज्यादा कंफ्यूजन थोड़ी क्रिएट करना। अब गलत किया, अब मैं और एक हेडिंग पढ़ाऊंगा, अभी नहीं खत्म करूंगा, अभी नहीं खत्म। गलती की सजा मिलेगी। या तो प्लस फाइंड कर लेते तो काम होता। ये तो ऑनलाइन है, इस पे क्या गलती की सजा मिलेगी? इसमें तो तुम लोग मुझे ही बोलोगे चल बैठ पहले, वहीं पर रोके और उसके बाद खसक ले। बाकी अब मैं रुका हूँ, अटका हूँ, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले देखो, इतना देखो पहले, फिर आगे मैं बताता हूँ, है ना? चलो, आज लेट भी हो रहा है मुझे भी। आज वीडियो ही मैं लेट स्टार्ट किया था, है ना? मैं वीडियो की लेंथ अब बढ़ाऊंगा। बोला था कि फर्स्ट पार्ट बस छोटा होगा, वो गलती से सेकंड पार्ट भी थोड़ा छोटा ही निकल गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाने, स्पीड बढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। अभी आज तो दूसरा ही लेक्चर है, एक आध दो लेक्चर के बाद ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, है ना? मे बी नेक्स्ट पार्ट तो रहे लंबा, इतना मैं ट्राई करूँगा, ठीक है? चलो, इतना हो गया, कुछ नहीं था ये क्वेश्चन पे, नॉर्मल क्वेश्चन था, इजली था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा रखना था, सॉल्व होता हुआ चला जाएगा, है ना? मैं कुछ नया नहीं किया था, मैं जो जो क्वेश्चन पे बोला था बस उसी चीज को चला, अपने लॉजिक के हिसाब से चला, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और ज्योमेट्री का यूज भी हम कर रहे हैं, ठीक है? चलो, इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है?